नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी। इस वीडियो में मैं MS एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, इन फॉर्मूलाज को हम MS एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं इसकी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जिन लोगों को MS एक्सेल के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और जो लोग MS एक्सेल में काम कर चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार की गई एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं और कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो हम एक्सेल में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका, आप अपने कंप्यूटर में चाहे आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 7, 8 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आप स्टार्ट में जाकर के प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में एक्सेल भी टाइप करेंगे EXCEL तो भी ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मैंने अपने कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन का एक शॉर्टकट बनाया हुआ है टास्क बार में, मैं डायरेक्टली वहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सेल ओपन होगा तो इस तरह से एक्सेल का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक्सेल आपको एक स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम created by Microsoft that uses spreadsheet to organize number and data with formulas and functions। मतलब कि MS Excel एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया, जिनमें हम स्प्रेडशीट्स के अंदर नंबर्स को और डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ओके, तो ये आपको एक स्प्रेडशीट दिख रही है। जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ एक्सेल की कोई फाइल, तो उसको मैं बोलता हूँ एक्सेल की वर्कबुक, ठीक है। और एक वर्कबुक कंटेन करती है मल्टीपल सीट्स को। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 3 सीट्स दिख रही हैं। आप इसके बगल में यहाँ पर इंसर्ट वर्कशीट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप नई वर्कशीट इंसर्ट क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट आपके उसमें इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है इसकी शीट 1। जब आप एक्सेल को यहाँ देख रहे हैं तो इस तरह से आपको एक स्प्रेडशीट दिख रही है जो रोज़ और कॉलम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और कॉलम्स का जो नेम है वो अल्फ़ाबेट्स में है ABCDEF इस तरह से आगे को, और रोज़ का जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। एक रो और कॉलम से मिलकर के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है जिसको मैं बोलता हूँ सेल, ठीक है। इसे एक्सेल का एक स्प्रेडशीट का एक सेल बोला जाता है, ठीक है। इसका नेम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम के नेम का, ठीक है। सपोज ये अभी A है कॉलम और रो कौन सी है, फर्स्ट है, तो इस सेल का नेम हो जाएगा A1। इसी तरह से मैं किसी पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक्टिव सेल है। इस एक्टिव सेल का अगर नेम की बात करूँ तो ये कॉलम है I और रो है 8th नंबर का, तो इसका नेम हो जाएगा I8। ओके, तो सेल का नेम आप इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। अब जब इसे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ कई सारे टैब्स आपको दिख जाते हैं। होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इसमें कई सारे शॉर्टकट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने डेटा को और मैनेज कर सकते हैं। तो जब इसे आप होम टैब में देख रहे हैं, यहाँ आप कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसकी मदद से आप डेटा को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप MS वर्ड में करते हैं। इसके बाद डेटा को अगर आपको बोल्ड फॉर्मेट में लिखना है तो बोल्ड आप प्रेस कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। यहाँ से आप फॉन्ट अगर चेंज करना चाहें तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उस फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहिए। और इस स्प्रेडशीट को जो भी रोज़ और कॉलम्स हैं इनको आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्प्रेडशीट के बैकग्राउंड का कलर
किसी कॉलम के बैकग्राउंड का कलर और फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट में आप लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, मिडिल पे, सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और अलाइनमेंट्स ऑप्शन मिलते हैं, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन, ठीक है। और रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, ये सारे ऑप्शंस हम मिलते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इन सब का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से इंसर्ट टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को अपनी स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। और एक्सेल आपको एक फ़ायदा देता है कि एक्सेल में आप चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई डेटा मौजूद है और उस डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है, तो उसकी मदद से आप एक्सेल की मदद से आप उसको बना सकते हैं चार्ट्स को। तो कई टाइप के चार्ट्स इसमें मिल जाते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। ठीक, यहीं पर आप देख रहे हैं हेडर एंड फूटर्स। अगर आप अपने पेज में एक्सेल की इस वर्कशीट में हेडर एंड फूटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेडर फूटर पर क्लिक कर लीजिए, जैसा आप MS वर्ड में कर रहे थे, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं आपको। इन ऑप्शंस के बारे में हम धीरे धीरे एक्सेल के जो वीडियोज आते रहेंगे उनमें पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में कुछ जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इसके मेन, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी मैं होम टैब पर क्लिक करूँगा और यहाँ आप देख रहे हैं जो मेरा करंट वर्किंग शीट है वो शीट 1 है। आप इस शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और रीनेम ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप कोई भी नेम इसको प्रोवाइड कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये शीट आपकी रीनेम हो गई है, ठीक। इसी तरह से शीट 2 को भी रीनेम कर सकते हैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर, ठीक। कॉलम का रो और कॉलम का साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है तो आप जैसे ही यहाँ पर जा रहे हैं, कॉलम पे जा रहे हैं जहाँ पर कॉलम का नेम लिखा है तो यहाँ पर एक एरो बन जा रहा है, आप इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए राइट साइड को, तो कॉलम का आपका विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप रो का साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप रो पे जाइए और यहाँ पर एक एरो ऑप्शन बन जाएगा और इसको आप ऐसे इस तरह से ड्रैग करिए तो रो और कॉलम का साइज़ आप इस तरह से ड्रैग करके घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी भी रो और कॉलम का, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ बेसिक फंक्शंस को कि कैसे इसमें फंक्शंस आपके काम कर रहे हैं। तो मैंने शीट 2 पे मैं क्लिक करूँगा और शीट 2 पे यहाँ देख रहे हैं मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है जिसमें नेम है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको देता हूँ, एडिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इसको बोल्ड में कर सकता हूँ जैसा मैं आपको अभी बता रहा था। अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पूरे डेटा को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके सेंटर पे लाना चाहूँ तो सेंटर अलाइन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ तो आप ऑल यहाँ क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन होगा और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो इस डेटा को बॉर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ फंक्शंस यूज़ करने हैं। जैसे बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है सम फंक्शन, ठीक है। तो सम फंक्शन के लिए आप के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिटिंग टैब में एक आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, मेरा एक्टिव सेल अभी ये है, और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक रेंज सेलेक्ट कर लेता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको सम करना है। और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन सारे सेल्स का जो भी सेल थी इनका सम यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है सम करने का वो है, आपने जिस सेल में भी आप इसका सम चाहते हैं उस सेल पर आप क्लिक कर लीजिए, ये आपका एक्टिव सेल हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं, इस सेल में चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जिस भी सेल में आपको इसका सम करना है तो वहाँ पर आप क्लिक करिए तो एक्टिव सेल आपका हो जाएगा। तो अभी आपका एक्टिव सेल ये है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है FX लिखा हुआ है एक, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपने एक्टिव सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार पे और यहाँ आप लिखिए इक्वल। और इक्वल लिखने के बाद, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला आपके एक्सेल में स्टार्ट होते हैं वो इक्वल सिंबल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन सेल का नेम नोट कर लीजिए किस सेल में आपका डेटा है। जैसे आपका 80 है, 80 कहाँ पर है, अभी B2 सेल पे है, ठीक है। और ये B3 और ये B4 पे है और B5 पे है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, ओके। और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने सम यहाँ पर आपको दिखा दिया है। और तीसरे तरीके में आपके पास एक फंक्शन होता है
सम फंक्शन, उसकी मदद से भी आप इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बार पर जाइए और इक्वल लिखिए और उस फंक्शन का नाम है सम। आप सम लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली नंबर्स को इंटर भी कर सकते हैं, मतलब कि सेल का नेम इंटर भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहले सेल का नाम है B2 जिसमें मेरा पहला नंबर है, कॉमा करके B3, कॉमा V4, कॉमा B5। ओके, और इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सम आ जा रहा है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा इक्वल सम और ब्रैकेट लगाया। इसके बाद आप रेंज को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर से आपको जिस सेल से सम स्टार्ट करना है तो आप वहाँ क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ इसको इस तरह से माउस को नीचे ड्रैग करिए तो वो एक रेंज आपने आप खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। जैसे उसमें लिखा है B2 कॉलन B5, तो कॉलन सिंबल आ गया बीच में और B2 से लेकर के B5 तक के सारे सेल्स का ही सम कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से सम आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स का कोई भी डेटा इसमें आपकी इस स्प्रेडशीट में फीड है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सम करना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप इन मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए भी आपके पास एक फंक्शन होता है। एवरेज फंक्शन कैसे काम करता है, सपोज ये मेरा एक्टिव सेल है और इस सेल में मैं इस सारे मार्क्स का एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो मैंने एक्टिव सेल पर क्लिक कर लिया और मैं फॉर्मूला बार पर जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा इक्वल और लिखा एवरेज, मुझे एवरेज चाहिए। ठीक है, और या उन सेल का नाम भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे B2, B3, B2, B3, B4, इस तरह से मैं भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने अभी आपको सम में बताया था। या आप वही करिए कि रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर B2 में क्लिक करिए और इस तरह से ड्रैग करते हुए नीचे को आइए जहाँ तक आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये B2 से लेकर के B5 तक का एवरेज आपको निकाल के दे देगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो गया है इसका। ठीक है, तो किसी भी सेल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये तो था एवरेज का। इसके बाद आ जाती है एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन, जो रिटर्न करता है लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल। मतलब कि जिस सेल जो रेंज हम उससे प्रोवाइड करेंगे उस रेंज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है, किस सेल की है, वो आपको देगा। ठीक है, तो सपोज इन मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं वो मुझे जानना है, तो मैं मैक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक्टिव सेल मेरा सपोज ये है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला बार पर जाऊँगा और लिखूँगा इक्वल मैक्स, फंक्शन का नाम है मेरा मैक्स, और इसके अंदर इसी तरह से रेंज डाल दूँगा जो मैंने रेंज अभी सेलेक्ट की थी सम करने के लिए और एवरेज करने के लिए। आपने क्लिक किया और यहाँ नीचे ड्रैग कर दिया इसको, तो B2 से लेकर B5 तक जितने भी नंबर्स हैं इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो आपको बता देगा। आप देख पा रहे हैं 90 जो मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट नंबर है इनमें सारे मार्क्स में, तो उसने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, इसी तरह से आपको मिनिमम नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी फंक्शन होता है। तो मेरा एक्टिव सेल अभी ये है और मैं फॉर्मूला बार पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा इक्वल MIN और इसके बाद उसी तरह से रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करी और रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 65 जो है मेरा इन सब में मार्क्स में क्या है, मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, एक जो लास्ट फंक्शन है जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है आपका काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जो मैं रेंज उस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करूँगा उस रेंज में कितनी एंट्रीज आपने कर रखी हैं उस एंट्रीज को काउंट करके मुझे बताएगा। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, कुछ सेल में मैंने एंट्रीज कर रखी है यहाँ पर। ठीक, ये है आपका G2 से लेकर के G10 तक के। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कि ये कितनी एंट्रीज़ हैं, मुझे काउंट करना है ये कितनी एंट्रीज़ है मेरी। तो मैं यहाँ पर काउंट कर लूँगा। एक यहाँ पर क्लिक किया मैंने और एक्टिव सेल पे और यहाँ पर इक्वल लगाया और लिखा काउंट G2 कॉलन G10। ओके, रेंज प्रोवाइड कर दी है। से लेके G10 तक कितनी एंट्रीज़ मैंने कर रखी हैं वो काउंट करके मुझे बता देगा। तो 7 एंट्रीज़ हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज़ मैंने इस कॉलम के अंदर करी थी।
ठीक है। और बाकी सारी सेल्स क्या हैं, ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक सेल को ये क्या करता है, अवॉइड कर देता है। इसी तरह से अगर मैं इसमें इस पूरे सेल में, इस पूरे कॉलम में जानना चाहूँ, बी कॉलम में, कि कितनी एंट्रीज मैंने कर रखी हैं, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर पहले मैं किसी भी सेल एक्टिव, एक सेल को एक्टिव सेल मान लूँगा और वहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँगा इक्वल काउंट और ब्रैकेट लगाऊँगा। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा B2 से लेकर B5 तक, तो आपको बताएगा कि इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो कितनी एंट्रीज हैं, 4 एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका काउंट फंक्शन। ठीक, तो ये तो बताया मैंने बेसिक फंक्शंस जो हर किसी को आने चाहिए एक्सेल में। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एडवांस फंक्शंस पर चलेंगे, वो हम आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे पूरा एक्सेल वर्क कर रहा है आपका। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।